चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हो सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी तक आप लोगों ने मैथ्स फिजिक्स के सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखा है वीडियो। अब हम लोग बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आए हैं मैथ्स के। चलिए सबसे पहले उम्मीद है सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सब लोग एकदम बढ़िया है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, आवाज वगैरह सबको प्रॉपर आ रही है। सभी लोगों को आवाज ठीक से आ रही है ना? तो शुरू करें भैया हम लोग। चलिए सब लोग रेडी। तो हमारे पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरीके से था। देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एलपीपी के चैप्टर से पूछा गया है। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। बोल रहा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइन। देखो हमें क्या है, कॉर्नर पॉइंट दे रखा है। जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं और एक कॉन्स्टेंट दे रखे अपने को। ठीक है। और बोल रहा है कुछ इस तरीके से कि जो एक पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट ए, उसकी वैल्यू 0.8 है। कॉर्नर पॉइंट बी जो है उसकी वैल्यू 40 है। और जो सी है उसकी वैल्यू कितनी है? 80। ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट से आगे बोलता है कि इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ax प्लस बी वाई हैज इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। बेटा ए बी सेगमेंट की बात कर रहा है। कौन से लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है? ए बी की बात कर रहा है। और आप लोग पता है कि ए के जो पॉइंट है वो 0.8 है ना। और बी के जो पॉइंट है वो अपने पास कितने हैं? 40। मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए समझते जरा हम लोग। हमें ये पता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो दे रखा है हम लोगों को ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा बेटा ए, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस बी, बी की वैल्यू 8। ठीक है। ये हो जाएगा 8b। करेक्ट है। और ऐसे दूसरे में बात करता हूँ, अगर ये वाले पॉइंट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4a, ठीक, प्लस 0b। मतलब सिंपल सी बात हम लोग यहाँ कहें कि ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल से आप लोगों को दिखेगा क्या? 8b के इक्वल में दिखेगा बेटा 4a। ठीक। तो यहाँ पे ये वाले 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? तो हम लोग कहेंगे ए की वैल्यू किसके इक्वल है? 2b के इक्वल। यानी कि जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। तो कितने बच्चों ने आंसर लगाया था? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सेकेंड ऑप्शन ए इक्वल टू 2b। ठीक है। कुछ नहीं करना था, ये इसने बोला था कि जो लाइन सेगमेंट है तो ए और बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो मान लो हम लोग ये सोचे कि अगर इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है तो ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे। फिर इसने बोला कि ये पॉइंट भी रख के देखो, तो जो प्रॉफिट है वो तो यूनिक प्रॉफिट होता है, तो दोनों पर वैल्यू सेम आती है। तो दोनों के इक्वल करने पर हमें ए और बी में रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला? ए इक्वल टू 2b। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, t इक्वल टू दे रखा है e टू द पावर 2x एंड y इक्वल टू दे रखा है log t स्क्वायर। देन आपसे पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो बेटा ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा ए टू द पावर 2x और 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। करेक्ट है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी टी। ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी। और log t यानी कि log डिब्बा माने ये 1 बाई टी स्क्वायर होगा। और टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास? 2t। आगे बढ़ाते हैं इसे, एक टी से एक टी क्या हो जाएगा? कैंसल। यानी कि ये बनेगा अपने पास 2 बाई टी। करेक्ट है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि सर जी आप तो ये बताओ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो देखो भैया हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ dx बाई डी टी, देखो समझना थोड़ा ध्यान से,
dy बाई डी के साथ अगर मैं dx बाई dt का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dt निकल के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही? या फिर सॉरी है ना, मुझे यहाँ dx लिख दिया मैंने। ये हमारे पास है dy बाई dt। अगर इस dy बाई dt के साथ हम लोग dt बाई dx का मल्टीप्लाई करा दे तो dt से dt कैंसिल होकर dy बाई dx आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? तो dy बाई dt की वैल्यू है अपने पास 2 बाई टी। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 बाई टी। एंड dt बाई dx, ठीक है, dt बाई dx दे रखा बेटा 2 e टू द पावर 2x। ठीक, अब ध्यान से देखोगे थोड़ा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सर जी ये जो t है, t की वैल्यू तो e टू द पावर 2x दे रखी है, यानी कि हो जाएगा 4 e टू द पावर 2x, और t की जगह अपन क्या रख देंगे? e टू द पावर 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास dy बाई dx जो है वो कितना आ जाएगा? 4। अब सवाल तो उसने पूछा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो ये इसे डबल से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो 4 का डिफरेंशिएट कितना होगा बेटा? 0। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा अपना? 0। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अतुल, आवाज आ रही बेटा बढ़िया से? ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना था अपना? 0। चलो थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन एलपीपी का क्वेश्चन पूछा गया है, बोल रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई इज द मैक्सिमम एट पॉइंट्स 8, 2 एंड 4, 6। ठीक है, 8, 2 एंड 4, 6 पर ये मैक्सिमम बता रहा है। तो चलिए ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो बेटा, x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो जाएगा बेटा 8a प्लस 2b, करेक्ट है। और अगर वो रखेंगे अपन तो 4a है ना, यहाँ पे x की जगह 4 रखा तो 4a, y की जगह 6 रखा तो ये हो गया 6b। ठीक है, शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो 8a माइनस 4a 4a हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 6b माइनस 2b कितना हो जाएगा? 4b। 4 से 4 कैंसिल हुआ, यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि a और b दोनों की वैल्यू जो है वो एकदम सेम है। a और b की दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल। अब देखो ध्यान से जरा, आगे इसने बोला एक पॉइंट कि भैया a इंटू बी जो है वो 25 है। इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि a की वैल्यू भी 5 हुई और b की वैल्यू भी कितनी हुई? 5। तो 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। अब देखते हैं जरा इसने पूछा क्या है। ये बोल रहा है कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन की। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमारा जो फंक्शन है वो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई है, और इन दोनों ही पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है। तो पॉइंट तो कोई से भी ले लो, a की वैल्यू यहाँ से देखिए दी कितनी आई? 5। वो वाला पॉइंट ले लेते हैं तो 8, और b की वैल्यू कितनी? 5, और ये y की वैल्यू कितनी? 2। ये हो जाएगा बेटा 40 और ये हो जाएगा 10। तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 50, है ना। ये अपने कॉर्नर पॉइंट से, ये कौन से पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट। और इन दोनों ही कॉर्नर पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसमें जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 50 होगा। ये किसी ऑप्शन में, तो ये दिख रहा है भैया आपको सेकेंड ऑप्शन, जो अपना सेकेंड ऑप्शन वो एकदम करेक्ट है। 50 हमारा सही आंसर है। हाँ, जिन भी बच्चों का ये आंसर सही लिखा है वो कमेंट करते जाए, हाँ सर जी ये आंसर हमारा सही आया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। x प्लस 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए एरिया निकालना है और लिमिट दे रखी है 2 से 6 तक, सीधा सीधा लिख देते हैं हम 2 से 6 तक। अब ध्यान देना बेटा, ये x की लिमिट है ना, ये जो लिमिट है 2 से लेकर 6 तक ये x की लिमिट है। अब ये x की लिमिट है तो सिंपल सा यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y, यानी कि इसका जो एरिया निकलेगा वो y dx होगा, करेक्ट है। अब देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 से 6। अब यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो y की जो वैल्यू होगी यहाँ से ये हो जाएगी 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 2। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी अपने पास? y की वैल्यू, यानी कि मैं यहाँ पे 1/2 तो आगे ले लेता हूँ और ये हो जाएगा बेटा 12 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बढ़िया वाला। तो ये देखो 1/2 तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा 12 dx का, है ना, और फिर माइनस इंटीग्रेशन होगा x का। लिमिट हम लोग एक साथ चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 1/2 ऐसा कैसा। अब ये 12 आगे ले लेते हैं तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? x, और उसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? 6 से 2, माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी आ जाएगी अपने पास? 6 और 2। ठीक है, थोड़ा और आगे सोल्व कर लेते हैं इसे। तो ये आ जाएगा भैया 1/2, है ना, ये 12, तो लिमिट रखेंगे एक बार 6 रखेंगे और 2 रखेंगे, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4।
ठीक है, ये वाला 2 मैं आगे ले लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 6 रखेंगे, ठीक है, एक्स की जगह 6 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं 1/2 ऐसा कैसा, 12 4 जा दिस इज 48 माइनस 1/2 36 माइनस 4 32 32/2 ये बेटा हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा अपना 1/2 48 माइनस 16 दिस इज 32 और 32 को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16, यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट इसका एकदम सही आंसर है। तो ये एरिया अंडर द कर्व वाले चैप्टर से लिया गया था और एकदम सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, ठीक है। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ऐसा दिया है कि x में लिमिट दे रखी है, ठीक है, लिमिट अगर x की है तो पीछे dx आएगा, करेक्ट है, बढ़िया। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, बोलता है एक पासा 3 बार फेंका जाता है, बढ़िया बात है। क्या बोल रहा है, एक पासा 3 बार फेंका जाता है, अ डाई इज रोल्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रो। बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड थ्रो है उसमें नंबर 4 से बड़ा आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल 6 नंबर होते हैं, तो 4 से बड़े जो नंबर है 2 नंबर है, तो दोनों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, कितने में से 6 में से। तो उसने बोला कि भैया पहले थ्रो में भी बड़ा नंबर आना चाहिए 4 से और दूसरे थ्रो में भी बड़ा नंबर आना चाहिए, तो दूसरी बार भी प्रोबेबिलिटी 2/6 बनेगी। अगेन आगे बोलता है एंड अ नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो, तो तीसरी बार हम लोग डाइस को फेंकेंगे उसमें जो नंबर है वो 4 से छोटा आना चाहिए। तो देखो 4 से छोटा आने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, 4 से छोटे आने वाले नंबर 3 नंबर होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 3/6, है ना। तो इसे सोल्व कर ले, तो 3 2 जा 6 से 6 गया और ये 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। तो ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 और नीचे कितना है 6 3 जा 18, यानी कि इसका आंसर आ गया अपना 1/18। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते अपन, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके लिए हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है और हम लोग कैसे इसे डील करेंगे। देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले एक मजेदार बात यह है कि इसके जो ऑप्शन है वो लॉग में दे रखे हैं, इसका मतलब ये समझ में आता है कि सर कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ट करके टी के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, ये पाए है, इसके साथ बेटा मैं मल्टीप्लाई करा देता हूं x⁻n-1 का, ठीक है। आप कहोगे सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी कराना पड़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे वाली स्टेप से x कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो x⁻n+1 में से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा x⁻n- कितना 1, ठीक है। तो ये अपने पास x और हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया x⁻n-1, ऊपर कराया तो नीचे भी कराना पड़ेगा, और ये हो जाएगा बेटा x⁻n, है ना, माइनस कितना 1। अच्छा, दोनों बातों में ध्यान रखिएगा, ये x⁻n और -1 ऐसे है और यहाँ x⁻n-1 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो ये पाए तो हम लोग चलो आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा x⁻n-1, ठीक है। और इसे सोल्व करते हैं तो x⁻n-1 + 1 यानी बेटा ये हो जाएगा x⁻n और ये आ जाएगा x⁻n-1, ठीक। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बस एक बार सॉल्यूशन देख लो और बढ़िया से देख लो ताकि आगे जाके आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक। आगे बढ़ाते बेटा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो x⁻n है इसको t मान लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n × x⁻n-1 dt/dx आ जाएगा, है ना। ये dt क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब देखो हमें हमारे पास जो दे रखा है वो x⁻n-1 ही है, dx इधर ले आ जाते, ये हो जाता है अपने पास dt कितना n, यानी कि इसकी जगह में लिख सकता हूँ पाई बाई जो ये नीचे वाला n ये आगे ले लेते और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा dt, और x⁻n को अपन क्या माना था t, हो जाएगा t और t-1। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इतना सोल्व करने के बाद अब ये चैप्टर चेंज कर लिया इसने, ये चला गया है पार्शियल फ्रैक्शन में। इंटीग्रेशन के अंदर एक और चैप्टर होता है जिसे हार्डर इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, उसमें चला गया पार्शियल फ्रैक्शन में। आइए जरा सोल्व करते। तो एक बात तो क्लियर है कि π/n तो आगे आ ही रहा है, इसका मतलब साहब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। मतलब अगर आपको तुक्का भी लगाना है ना तो आप सोच समझ के इन दोनों में से एक पे तो लगा सकते हो, अगर लगता है कि क्वेश्चन अपने कम जा रहे हैं तो इन दोनों में से एक पर टिक कर सकते हो। इतना सोल्व करने के बाद देखो मैथ्स में एक बड़ी खूबसूरत चीज होती है और ये है कि आपके कुछ ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी अपने आंसर सही होने की ज़्यादा हो जाती है। चलो तो ये पाई बाई एन आ गया इंटीग्रेशन। अब इसको लिख देते हैं 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी, अलग अलग इसे इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पाई बाई एन तो ऐसा कैसे ही चलेगा बेटा, और ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 का हो जाएगा log टी माइनस 1 माइनस log टी। ये पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो ऐसे। ठीक है, तो ये पाई बाई एन तो अपने पास ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो टी की जगह क्या था अपना x टू दी पावर n, टी को अपने क्या माना था x टू दी पावर n माना था ना, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन log x टू दी पावर n माइनस 1 ऐसा कैसा, और ये माइनस का नीचे आ जाएगा x टू दी पावर n। ठीक है, तो मिला लो किसी ऑप्शन में x टू दी पावर n माइनस 1 और प्लस सी पीछे लगा देंगे अपन। तो ये रहा अपना पाई बाई एन ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन था, मैं आराम से समझाऊंगा आपको, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आंसर भी देखिएगा और साथ में सॉल्यूशन भी एक बार समझ लीजिएगा, बस एक बार समझ लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते बेटा। एक ये और क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा था, बच्चे कहीं ना कहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में अटके होंगे। तो आइए चलिए अपन समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। ठीक है, पहले तो इसके साइज को थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये दे रखा है 0 to 1। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर बेटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो देखो होगा क्या। आप कहोगे सर जी यहाँ पे ए अकेला और जबरदस्ती आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो नीचे एक्स स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और वहां पे एक्स स्क्वायर था तो निकाल लिया, तो बचा क्या बेटा बी। अब यहाँ पे ये वाली स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें से मैं बेटा एक्स कॉमन निकालूंगा। तो देखो यहाँ ए के साथ एक्स है नहीं, तो भी अगर मैं जबरदस्ती कॉमन निकालूंगा तो एक एक्स मुझे नीचे बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ से मैंने एक एक्स कॉमन निकाला, 2x से तो एक कॉमन निकालिया तो एक एक्स बच गया, पावर 2। अब अंदर से जो x बाहर निकला उस पर पावर 2 चढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पावर 2 चढ़ने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाले एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे अपन कैंसिल। यानी कि कहीं ना कहीं अभी तक हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन अपना बन गया 0 to 1 a बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी, ऊपर ये बना, और नीचे वाली जो स्टेप है वो बन गया बेटा a बाय एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स, और उसका भी क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, पीछे अपने को दे रखा है dx। अभी जो नीचे वाली स्टेप है इसको अपन t मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो a बाय एक्स का हो जाएगा माइनस का a बाय एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b। ठीक है, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। अब अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके इधर भेज दूँ तो बेटा हो जाएगा a बाय एक्स स्क्वायर माइनस b dx इक्वल टू माइनस dt। करेक्ट है, मतलब अभी इस क्वेश्चन में सेट हो गया पूरा पूरा। चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग से स्टेप दिखे। तो 0 to 1, नीचे वाले को मैंने t माना था, तो ये t और पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2, तो t स्क्वायर हो गया। और ये कंप्लीट a बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी dx, इसकी जगह अपन क्या रख देंगे माइनस का dt। क्या मेरी ये वाली बात समझ में आ गई, ये हो गया अपने पास माइनस का dt। माइनस ऐसा कैसा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो t ऊपर जाके -2 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा t की पावर -1 बाय -1, यानी कि वापस नीचे ले आएंगे तो 1 बाई टी, और आगे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, और लिमिट कहाँ 1 से 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। तो बेटा ये हो गया 1 बाई टी। अब जो t है अपने पास, t माना था अपनों ने कितना बेटा a बाय एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इसे अपनों ने t माना था, और इसकी पावर है अपने पास 1 बाय 0। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे अपन, वंस अगेन अपन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी आपको सेपरेट दिखे। देखो एलसीएम लेंगे तो ये जो नीचे वाला x से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा a प्लस कितना bx का स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू कितनी 1 से 0, 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन a प्लस बी आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 1 अपॉन a प्लस बी है किसी ऑप्शन में। तो ये थोड़ा इस पेपर का अच्छा क्वेश्चन था, जिसका सॉल्यूशन बढ़िया से समझना आपके लिए ज़रूरी था। उम्मीद इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा पूरा, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसे एक्स स्क्वायर आप कॉमन निकाल के देखिए, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं आता, यहाँ से आपको केवल एक्स ही कॉमन लेना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो थोड़ा सा बच्चे ने अगर पढ़ने में गलती कर दी, क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत कर दिया होगा। देखो पहले इसको समझे ध्यान से कि इसने बोला क्या है। इसने बोला कि द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 5x
बोल रहा है कि भैया कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसको 2 बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर 5x आएगा। मतलब आप सोचो एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार और डिफरेंशिएट किया, आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया और उसके बाद 5x आया। मतलब ऐसे चल रही है, यहाँ से डिफरेंशिएट करके यहाँ आ गए, यहाँ से डिफरेंशिएट करके यहाँ आ गए तो 5x आ गया। तो वो वाला फंक्शन पे जाना, तो हम उल्टा चलते हैं ना, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये 5x को इंटीग्रेट कर देते बेटा, 5x dx को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो जरा 5x का इंटीग्रेशन होगा 5x बाय log 5, करेक्ट है, ये हो जाएगा। ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, सॉरी इंटीग्रेट हुआ, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे इसको, ये होगा क्या कि 1 बाय log 5 आगे आ जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा 5x का। तो बेटा 1 बाय log 5 ऐसा कैसा है ना, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5 बाय x और वंस अगेन नीचे क्या आ जाएगा log 5। तो अब देखो जरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऊपर 5x और log 5 नीचे, मतलब ये वाला। तो बच्चों ने क्या करा कि इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 5x को डिफरेंशिएट करके बहुत ने ये आंसर लगा दिया। लेकिन समझने वाली बात ये कि उसने पूछा था कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको 2 बार डिफरेंशिएट करके 5x लाया जाता है, और बच्चे ने 5x को 2 बार और इंटीग्रेट करके ये वाला लगाया। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही है। तो कुछ को लग रहा होगा कि हाँ सर सिली सी मिस्टेक हो गई। मतलब आप सोचो जरा, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया पेपर का, अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन इजी थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से घुमाया कि बच्चा गलती करे कहीं ना कहीं। अब देखो ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया आपसे, तो जब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे तो हमने एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इसे तब तक आप लोग शॉर्ट आउट नहीं कर सकते जब तक इसे जो पावर है वो फ्रैक्शन वाली पावर से हम इसे इजी नहीं बना दे, सिंप्लीफाई नहीं कर दे। तो सिंपल सा ये 3/2 है, तो इसको बाहर करने के लिए जो 3/2 है इसके साथ बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा k² d² y बाई dx² की पावर कितनी 2। देखो यहाँ तो dy/dx ही रहेगा, यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भैया ऑर्डर बता दो तो हम कह देंगे ऑर्डर 2, और कोई पूछे कि डिग्री बताओ तो डिग्री 2। और इस क्वेश्चन में क्या पूछी थी आपसे, डिग्री, यानी कि जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी आपकी 2। तो ये बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, मतलब सिंपल से थोड़ा सा अच्छा लेवल का, जिसमें ये आपको पता होना चाहिए। और जनरली बच्चों को ये पता होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में जब तक हम ये फ्रैक्शन वाली पावर को अलग नहीं करेंगे तब तक वो इजीली उसकी डिग्री हम लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है क्या। ठीक है, तो देखो ए बी माइनस बी ए का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो बेटा हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और आपको पता है ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, है ना, और अगर आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया तो भी आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, यानी कि आप ए टी लिख दो या ए डी एस लिख दो। और ऐसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास बी और उसका ट्रांसपोज लिया तो भी क्या है आपके पास बी, यानी कि बी का ट्रांसपोज बी होता है भैया और ए का ट्रांसपोज क्या होता है ए। ऐसे ए का ट्रांसपोज ए होता है और बी का ट्रांसपोज बी होता है। ठीक, अगर अपन यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा बेटा ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन है और इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया। तो अगर इसके ट्रांसपोज में आगे माइनस आ जाता है तो बेटा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है ना। तो इसने पूछा था कि ए बी माइनस बी ए क्या है, तो ये जो है हम लोग लगाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगाएंगे। देखो जरा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया, अगर ये केवल ए बी माइनस बी ही आ जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन इसके आगे क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव लगाएंगे हम लोग इसका आंसर। ठीक है, तो ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब बच्चे जब पेपर सोल्व कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये गलती करी है। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन जो है पिछले साल के पेपर में भी आया था और ये बहुत बेहतरीन पेपर है और हर बार आता ही आता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है 2a क्या होगा, 2a पूछा है, तो भाई सिंपल सी बात है कि 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, और यहाँ पे ऑर्डर कितना बेटा 4 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 4, तो 2 की पावर 4 होता है 16 एंड 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा अपने पास 64, यानी कि इसका जो आंसर है वो
सेकेंड ऑप्शन आएगा 64। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और हर बार हर एग्जाम में लगभग ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जामिनर को मैट्रिक्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत पसंद है, पिछले साल भी दिया था और इस बार भी दिया था, बस हल्का फुल्का सा माइनस से चीजें चेंज कर दी जाती है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए क्रॉस बी, देखो यहाँ पे दे रखा है ए का जो ऑर्डर है वो 3×2 है और बी का ऑर्डर है x×y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ऑर्डर बना बेटा 3×1। और सिंपल सी बात कि हम लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट तब होगा जब ये दोनों नंबर सेम हो। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए तभी प्रोडक्ट होगा, और जब ये सेम हो तो दोनों से दोनों नंबर कैंसिल हो जाते हैं और इन दोनों का रिजल्ट बन जाता है। यानी कि 3×y जो है ये 3×y है, यानी कि जो 1 ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि इसका सिंपल सा ऑर्डर पूछा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, इसका सेकेंड ऑप्शन अपना एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, अतुल ने सही आंसर लगाया, x=2 और y=1। चलो बढ़िया, समझ में आ रही बात। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम ये वाला 2 और y जिन्हें लगाया उनका एकदम सही आंसर है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन f(x) = x² + bx + 1 इज इंक्रीजिंग। ये क्या बोल रहा है, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2 क्लोज ब्रैकेट। मतलब ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है x² + bx + 2 ये 1 से लेकर 2 तक के इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ b बता रहा है। देखो इंक्रीजिंग तब होता है ना जब f(x) जो है वो 0 से बड़ा हो, है ना। वो कब होता है, जब वो 0 से बड़ा हो। तो देखो यहाँ पे f(x) निकाल ले तो इसका जो f(x) होगा वो बेटा होगा 2x + b विच इज ग्रेटर देन टू 0। यही कहेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है ना, विच इज ग्रेटर देन टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x की जगह यहाँ पे इंटरवल 1 से 2 वाले इंटरवल पूछा है ना, तो अपन यहाँ पे वैल्यू 1 रख देते हैं प्लस b, तो ये आ जाएगा b = -2, यानी कि इसकी जो लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपनी -2। लिस्ट वैल्यू पूछा है तो लिस्ट वैल्यू में हमारे पास जो ऑप्शन ये मिल रहा है -2, तो -2 जो आंसर क्या है वो अपना सही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखो जब ग्रेटर देन होता है तो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और ग्रेटर देन इक्वल मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कहानी है अपने पास। तो उसने लिस्ट वैल्यू पूछी थी तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, क्योंकि ये 1 से 2 वाले इंटरवल में है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके b की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो एक बार फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, देखते हैं जरा ध्यान से। 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ 4। ठीक है, यदि x 4 आने की संख्या को दर्शाता है, x किसको दर्शा रहा है, 4 आने की संख्या। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ 4 देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ x = देखो जब हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमें सिंपल सी बात ही पता है कि उस डाइस पर टोटल 6 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर, और उसमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई 4 तो एक ही होता है, तो 4 एक ही होता है, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी भैया जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। इस a की जगह में 4 लिख देता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने कहा कि सर 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अच्छा दूसरी बात बताइए 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर 1/6 में 4 आ रहा है तो 5/6 में 4 नहीं आएगा। सिंपल सी बात, 4/6 में 5/6 में 4 नहीं आएगा। अब पासे को हमने 2 बार उछाला है, पासे को कितनी बार उछाला है, 2 बार उछाला है। तो चलिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो 2 बार उछालने के केस में क्या होगा, सोचिए जरा। जैसे भी पासे को ऐसे 2 बार उछालता हूँ तो होगा ही कि एक भी बार 4 नहीं आए। जैसे 2 बार उछाला, एक बार उछाला 4 नहीं आया, एक बार और उछाला 4 नहीं आया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 0 बार 4 आए, है ना। फिर मैं कह सकता हूँ 2 बार उछाला तो कम से कम हो सकता है 1 बार 4 आ जाए या फिर दोनों बार 4 आ जाए। मतलब कुल मिला के मेरे पास 3 केस बनेंगे, या तो एक भी बार 4 नहीं आए, या एक बार 4 आ जाए, या फिर 2 बार 4 आ जाए। ठीक है, अब एक भी बार 4 आना, एक भी बार 4 नहीं आना, 0 मतलब एक भी बार 4 नहीं आना, तो उसके जो केस बनेंगे बेटा वो बनेगा 5/6 × 5/6 यानी कि 25/36। देखो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो 4 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6, तो इसको लिखेंगे 5/6 × 5/6 यानी 25/6। अब एक बार 4 आ जाए, तो अब देखो ध्यान से समझना, पहली बार उछाला 4 आ गया मतलब 1/6, दूसरी बार में 4 नहीं आया तो 5/6। ठीक है, एक बार फिर उछाला तो पहली बार में 4 नहीं आया, 4 नहीं आया मतलब 5/6, दूसरी बार में 4 आ गया मतलब 1/6। ये 2 केस बनेंगे, पहली बार आया दूसरी बार नहीं आया, या फिर पहली बार नहीं आया दूसरी बार आया।
ठीक है, तो 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, बेटा ये 5/36 और 5/36, ठीक है, तो 5/36 और 5/36 को हम लोग लिख सकते हैं 10/36, क्या लिख सकते हैं अपन 10/36, ठीक है। अब तीसरा है कि दोनों ही बार 4 आ जाए, मतलब 1/6 इंटू 1/6 हो जाएगा बेटा, और 1/6 इंटू 1/6 जो है ये 1/36 हो जाएगा, करेक्ट है। अब वो पूछ रहा है कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो अपने को क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो वो क्या होता है, ये इंटू ये, तो 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 10/36, 1 इंटू 10/36, तो 10/36 ही हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1/36, करेक्ट है बेटा, सबको जोड़ लेते हैं, तो 10/36 प्लस 2/36 यानी कि ये हो गया 12/36, और 12 से जाएगा 3 बार, 12 2 24, 12 3 36, इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 12/36 मतलब 1/3, करेक्ट है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था एक्सपेक्टेशन वाला, और इस बार भी पूछा है, मतलब आप एग्जाम के पैटर्न को भी समझिए साथ साथ कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं अपन। 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x माइनस 5 x बिलोंग टू 0 to 3 ये इंटरवल दे रखा है, और अपने को यहाँ पे मिलाना है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो देखिए इंटरवल में एक वैल्यू तो अपने को 0 दे रखी है और एक वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। चलो अपन थोड़ा सा और इसे सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एफ डेस एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, 3 2 6x², 9 2 18x, है ना, प्लस कितना 12, ये एफ डेस एक्स है, यहाँ पे 6 कॉमन निकाल लेंगे तो x² माइनस ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल रख देती तो अपने को यहाँ पे से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता चल गया कि x की एक वैल्यू 2 आई और x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट है 0 3 के अलावा हमें कुछ पॉइंट और मिल गए, एक तो 1 मिल गया और एक क्या मिल गया 2। बेटा अपन अलग अलग इन पॉइंट पर वैल्यूज चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन f0 पर वैल्यूज चेक करते हैं। तो फंक्शन है अपने पास fx, है ना, fx में अपन वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जरा क्या कहानी आती है, x की जगह अपन 0 पुट करेंगे तो बेटा वहां पे पूरा 0 हो जाएगा, f0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, ठीक है। उसके बाद अपन 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा बेटा 2 - 9 प्लस 12 -5, ठीक है। -9 में से 2 गया तो माइनस का 7 और 12 प्लस का 5, प्लस के 5 में से 5 गया तो कितना आ गया 0, यानी कि f1 पर जो वैल्यू है वो कितने आ गई 0। ऐसे ही अपन यहाँ पे f2 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, सारे पॉइंट आ गए, 2 पर वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 2 एंड 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 2 16 लिख दो सीधा चलेगा। फिर माइनस x की वैल्यू कितनी ले रहा अपन 2, तो 2 की पावर 2 4 9 हुआ 36, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 36, प्लस 12 2 24 हो गया, है ना, और माइनस कितना 5। चलिए देखते हैं जरा इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 24 और 6 30 और 10 40, 40 में से 36 गया तो 4 में से -5 गया तो -1 आ गया, ठीक है। वन मोर, एक और वैल्यू रही है अपने पास, फंक्शन के अंदर अपन 3 की वैल्यू डालते हैं क्योंकि एक पॉइंट अपने को 3 दे रखा है, 3 वाली वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 3 की वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो 3 3 9 3 27 2 54, 54 तो ये आ जाएगा, एंड 3 3 9 9 9 81 ये आ जाएगा, और 12 3 36 ये आ जाएगा, माइनस का 5 ये आ जाएगा। तो 36 54 प्लस 6 60 एंड 30 90, 90 माइनस 81 क्या आया 9, 9 माइनस 5 कितना आया 4, ठीक है बेटा। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास आ गई है, एक वैल्यू अपने पास -5 ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, एक वैल्यू अपने पास 0 और एक सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4 है। तो उसने पूछा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी बेटा 4, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू है वो कितनी आपकी -5। इसका मतलब पहले का चौथा ऑप्शन जा रहा है, तो यहाँ भी चौथा है, यहाँ भी चौथा है, यहाँ भी चौथा है, मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया आपका, 3 ऑप्शन है, तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया, पहले का चौथा दूसरे का तीसरा। अच्छा चौथे और तीसरे में फिर दिक्कत आ गई, एक और एक 2 ऑप्शन चले गए, अब 2 ऑप्शन और चेक करने। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिली, देखो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, ये किस पर मिली थी 3 पर। इसने पूछा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिली थी,
अभी मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिली है, 3 पर, यानी कि सी का जो है पहला है, तो यहाँ पे सी का दूसरा मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया, सी का पहला, तो चौथा आंसर एकदम सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछे कि पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू किस पर मिली है, भाई मिनिमम वैल्यू -5 वो किस पर मिली, 0 पर, ये 0 पर मिली, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलो भैया, सभी लोग बढ़िया है एकदम से, जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं अभी, आगे बात करते हैं अपन। तो ये अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 16 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन की कहानी समझो जरा, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बोलता है द रेट ऑफ चेंज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, द रेट ऑफ चेंज इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है, अर्धगोले की बात कर रहा है। अर्धगोले का जो एरिया होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, तो अगर अपन dA/dr करेंगे इसमें, तो 3 2 जा 6 पाई आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, dA/dr जो है 6 पाई आर अपना आंसर है। कहीं से अपने को आर की वैल्यू मिल जाए। अच्छा, तो इन्होंने क्या कर रखा है, बढ़िया काम कर रखा है, ये आर की वैल्यू दे रखी है 1.331 और ये 3, ठीक है, यानी कि सिंपल सा इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1। ये पॉइंट को भूल जाओ तो 1331 का 11 आ जाएगा, 1000 का 10 आ जाएगा, नहीं 1.1, तो आर की वैल्यू बेटा 1.1 आ गई, तो 6 पाई इंटू 1.1 यानी कि 6.6 पाई, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो ये आसान क्वेश्चन था एकदम। हाँ, कुछ बच्चे हो सकता है कि वो यहाँ पे जाके उलझ गए होंगे, वो तो थोड़ा सा अजीब सा बच्चों को डराने के लिए दिया होता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं बच्चा घबराए। तो हेमिस्फीयर का एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एओडी चैप्टर से। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अगेन देखो, एरिया अंडर द कर्व, एक क्वेश्चन पहले भी आया और एक क्वेश्चन दोबारा से आ गया, एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन से आ गया, ठीक है। चलो बेटा, जो भी जुड़े हैं लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि बहुत सारे बच्चों को सॉल्यूशन मिल जाए। देखो, इन्होंने 2 बातें बोली है कि भैया x = 0 और y = 0 पर कहानी बताओ। चलो एक काम करते हैं, अपन डायग्राम भी बना लेते हैं, ये वाला x एक्सिस और y एक्सिस। अगर मैं x = 0 लेता हूँ और इस इक्वेशन में 0 रखता हूँ, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। y/b = कितना बचेगा 4, बेटा यहाँ से y = कितना आ जाएगा 4b, यानी कि x = मैं 0 लेता हूँ, x मतलब x पर कहीं जाना ही नहीं, तो y की वैल्यू मुझे मिलती बेटा 4b, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ये पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 4b, करेक्ट है। x = 0 पर y की वैल्यू मुझे मिल गई 4b। अब मैं क्या करता हूँ, y = 0 ले लेता हूँ, अगर ये 0 लूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा पूरा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7 4 जा 28√3a, 28√3a, है ना। तो y = 0, यानी कि ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा अपने को, x की वैल्यू है 28√3a और y की वैल्यू कितनी 0। अब इससे हम लाइन बना देते हैं, तो ये बन गई लाइन, और ये अपने को स्वाभाविक सी बात है एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, तो आप कहोगे सर ये तो राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, सिंपल सा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, तो 1/2 तो अपना ऐसा कैसा है, और हाइट जो है हाइट 4 भी हो जाएगी, और बेस कितना है 28√3a, तो 2 से कितनी बार गया 2 बार, तो 28 2 हो गया 56√3ab, 56√3ab, करेक्ट है 56√3ab। तो कौन सा ऑप्शन में जा रहा है अपना, अपना ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। क्लियर है सभी को, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, बढ़िया बात है, I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी ठीक है। आगे बोलता है A² = A, तो बेटा A² की वैल्यू कितनी, A ये गिवन दे रखा है, आप सोचिए A² = A। एक बात बताइए कि A³ क्या होगा, तो आप कहोगे सर A³ A² × A होगा, A³ क्या होगा A² × A होगा, और A² का मतलब तो A हुआ, तो A × A, गजब, A × A² हो गया, और वापिस से A² क्या हो गया A। इसका मतलब ये हुआ सर कि इस पूरे क्वेश्चन में A³ हो या A⁴ हो, सभी A के इक्वली आएंगे, है ना, A² A है, A³ भी A है, A⁴ भी A, सभी आएगा। अब ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। चलो ऐसा कैसा, इसको सोल्व कर लेते। तो A - B का होल क्यूब क्या होता है, A - B का होल क्यूब होता है A³ - B³, तो 8 A³ हो जाएगा, A³ - B³ -3
ए स्क्वायर, ये ए है अपना और ये क्या है बी, तो 3a स्क्वायर बी यानी कि 2a प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 2a क्यूब। अब थोड़ा इसे सोल्व कर लें आगे, ये आ जाएगा बेटा ए ऐसा कैसा, ये हो जाएगा अपना आई क्यूब, मतलब आई लिख दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, ये माइनस का 8a हो जाएगा, ठीक है, ये 3 2 जा 6a हो जाएगा, आई को तो छोड़ दो क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम आंसर ही आएगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6a, ठीक है, प्लस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और a स्क्वायर का मतलब कितना हुआ a, प्लस इसको 2a लिख देता हूँ क्योंकि a क्यूब की वैल्यू भी कितनी होगी a, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा a i माइनस 8 और 6 कितना हो गया माइनस का 14, 14a प्लस 2a मतलब ये माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा ये 2a, तो इसको सोल्व करेंगे तो ai माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा, ये तो a ही रहेगा, ये माइनस का 2a प्लस का 2a मतलब ये वापिस से कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा बेटा a हो जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा अपना a। अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये समझना था कि a क्यूब का मतलब भी a है और a स्क्वायर का मतलब भी कितना है a क्यूब और a दोनों का ही मतलब अपना एक जैसा ही है। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन दिया है e⁻²x, ये इंटीग्रेशन का एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। सबसे पहले इस साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो कहानी ये है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे कि ये दे रखा है ln2 है ना, और यहाँ दे रखा है ln3 लिमिट दे रखी। अब यहाँ से बेटा e⁻x अपन कॉमन ले लेते हैं। अब e⁻2x में से e⁻x कॉमन ले लिया तो e⁻x बचा, और सर जी यहाँ से नहीं था तो भी जबरदस्ती लिया तो e कितना हो गया -x। तो आपको समझ में आ रहा है, e⁻x कॉमन लिया तो नीचे बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा e⁻x और ऊपर जाके e⁻x हो जाएगा। ऐसे यहाँ e⁻x कॉमन ले लो तो ये e⁻x प्लस कितना बनेगा 1, पीछे dx ऐसा कैसा। अब इससे फायदा क्या हुआ साहब, ex से x क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे ना e⁻x आ जाएगा e⁻। अब ये तो हो गया कैंसिल। अब हम लोग करते ये हैं कि नीचे वाला e⁻x प्लस e⁻x को t मान लेते हैं। t मान लेंगे तो e⁻x का e⁻x प्लस के बदले माइनस e⁻x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। यानी कि जो क्वेश्चन बनेगा ये बन जाएगा, ऊपर dt बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा बेटा t। अब मजेदार बात ये है कि लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तो चलिए देखिए लिमिट अपन चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट समझिए यहाँ पे x की जगह पहले मैं ये वाली लिमिट रखता हूँ, ये हो जाएगा बेटा e की पावर है ना log 2, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस log 2। देखो नीचे कुछ नहीं, मतलब e है तो e से ये तो क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 2 और ये माइनस ऊपर चला गया, e से कैंसिल हो गया, ये प्लस 1/2 आ गया, तो 2 2 4 एंड 1 कितना हुआ 5/2, ठीक है। तो ये नीचे वाली लिमिट कितनी होगी अपने पास 5/2। ऐसे ऊपर सोल्व करोगे तो एक नंबर आपका 3 आ जाएगा और एक नंबर आपका 1/3 आ जाएगा, तो 3 3 9 एंड 1 कितना हो जाएगा 10/3। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10/3। और सिंपल से इसे इंटीग्रेट कर देते तो 1/t का इंटीग्रेट क्या होता है बेटा log t, और log t की जो लिमिट चढ़ेगी वो चढ़ेगी 10/3 एंड 5/2। ये आ जाएगा log t की जगह रखेंगे बेटा 10/3 माइनस 5/2, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपका 10/3, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो 5/2 नीचे आएगा, ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। 5 से कितनी बार गया 2 बार, तो ये बन गया बेटा log 4/3। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं अपन log 4 माइनस log 3, log 4 माइनस log 3, ठीक है। तो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका जो एकदम सही जवाब है वो अपना कौन सा है ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट है। चलो आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ो इसको। देखिए एक बार में सॉल्यूशन इसके बढ़िया से समझ लेना बेटा, मैं आपको कोई भाग दौड़ के नहीं बढ़ाऊंगा कि फटाफट आंसर बता के काम खत्म कर दिया। बस एक बार सीख लोगे आप लोग तो फिर आपको दोबारा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों को समझो बढ़िया से। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। देखो यहाँ से अगर मैं वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए को इधर भेजूंगा तो माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो बेटा ये हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर, है ना, प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी वेक्टर सी कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई? अब आपको ये बोला है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब हुआ कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है ना। तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और आपको वेक्टर सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ये 2 और बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 और ये कोस थीटा और ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। बेटा ये वाले 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, 4 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 कोस थीटा इक्वल टू -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1। अब कोस थीटा -1 कब आता है, जब यहाँ पे वैल्यू होती है कोस 180 डिग्री, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास 180 डिग्री। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 180 डिग्री। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है कि लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखो सबसे पहली बात तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। कोई मॉडुलस फंक्शन जो सभी जगह क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि जो पहला a है उसका आंसर है 2, यानी कि ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तीसरे या चौथे में से एक आंसर हो सकता है। अब x और मोड के अंदर x, ये जो है ये x को छोड़कर सभी जगह डिफरेंशिएट होते, यानी कि जो b है उसका आंसर होगा फर्स्ट, तो b का आंसर क्या होगा बेटा फर्स्ट, यानी कि चौथा वाला भी रिजेक्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लगा सकते हैं 3। और जो d है इसका आंसर क्या है, ये फोर्थ वाला सीधा सीधा है, इस डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएट होता है, यानी कि इसका जो थर्ड आंसर है वो एकदम सही है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ज्यादा फायदा ये मिल जाता है कि कुछ ऑप्शन तो अपन डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आज ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले अपन ए वाला पॉइंट ही देख लेते हैं। ए वाले पॉइंट में से भी कुछ तो ए वाला पॉइंट चेक करते हैं। एक्स डी वाई, है ना, एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस 2x स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू 0, तो उसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा बेटा एक्स डी वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x स्क्वेयर डी एक्स इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 2x स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वेयर बाय 2। क्या मेरी बात बढ़िया से समझ में आ गई? तो 2 से 2 तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे कैसे रहने, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर बाई एक्स आएगा, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 2x बचेगा, ठीक है। हमें तो केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जरा p की जो वैल्यू है वो माइनस का 1 बाई एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है अपना वो होता है बेटा e टू दी पावर p dx। क्या होता है e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस log x, माइनस ऊपर चला गया, log से log खत्म हो गया, तो x की पावर -1 मतलब 1 बाई एक्स, ठीक है। तो जो पहला है इसका आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, इसका मतलब ये चौथा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, यानी कि पहले और दूसरे में से कोई एक सही है अपना, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, एक को और डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। चलो इस सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, इसकी साइज को मैं छोटा करके कहीं साइड में पटक देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जरूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं। अब दूसरे वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा एक्स इधर ले आता हूँ और ये एक्स सीधे सीधे इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y बाई एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका dy बाई dx, करेक्ट है। अब इसको 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, अच्छा सॉरी x है ना, ये हर बार 2 लिखने में आ रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा dy बाई dx, ये उधर जाएगा तो प्लस 3y बाई एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 2x। अब ये 3 बाई एक्स को इंटीग्रेट कर देते,
तो 3/x dx ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका, है ना, समझ में आ रहा है ना, y के साथ जो नंबर होता है वो p कहलाता है। तो 3 तो ऐसा कैसा हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा e, और 1/x का log x, ठीक है, और ये 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा e log e x टू दी पावर 3, ये गया, तो इसका आंसर आ जाएगा x3, यानी कि दूसरे वाले का जो आंसर है वो x3 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का जो आंसर है वो 4th है, मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन जा रहा है सही जा रहा है। देखो अपने को वही था, पॉइंट ए और पॉइंट 2 में से कोई एक आंसर लगाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ये सेकंड आंसर पकड़ लिया, क्योंकि बी का आंसर कितना आ गया 4, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है फंक्शन n/n में है, n/n मतलब ये है कि ये एक इनपुट और ये अपना आउटपुट, ये इनपुट भी नेचुरल नंबर का और आउटपुट भी नेचुरल नंबर का। अच्छा नेचुरल नंबर मतलब आपको समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं जरा क्या कहानी बोला है इसने कि n-1 रिजल्ट तब आता है जब n इवन हो, n इवन हो, इवन हो मतलब देखो अगर मैं 2 इनपुट डालता हूँ, कितना डालता हूँ बेटा 2 इनपुट डालता हूँ, तो 2 - 1, 2 डालूंगा तो आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा, मतलब एक कम आएगा, 4 डालूंगा तो आउटपुट कितना आएगा 3, 6 डालूंगा तो आउटपुट कितना आएगा 5, समझ में आ रहा है। और n इज ओड, जब मैं ओड डालता हूँ तो n से एक ज्यादा आता है, ओड डालता हूँ मतलब 1 डालूंगा तो 2 आएगा आउटपुट, 3 डालूंगा तो 4 आएगा, ठीक है, 5 डालूंगा तो 6। मतलब ध्यान से देखो ऐसे तो सारे नंबर कवर हो रहे हैं, इधर के सारे नंबर की मैपिंग हो रही है, इधर के भी सारे नंबर की, तो जब इधर के सारे नंबर की मैपिंग इधर वाले से हो जाए इसे 1-1 फंक्शन बोलते हैं, और इधर का कोई भी मेंबर अगर नहीं बचे तो उसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, आया ना। तो ये 1-1 भी है और ये ऑन टू भी है, तो 1-1 को बेटा इंजेक्टिव बोलते हैं, तो एफ इज इंजेक्टिव, बिल्कुल सही है। ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, तो सर्जेक्टिव सही है। इनटू है क्या बेटा, इनटू नहीं हो सकता है। अब जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा, जो फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होगा वो बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव का एक दूसरा नाम होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब पहला भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो जहां ए सी डी है वो आंसर लगा दो आप लोग, तो ये 4th आंसर लगा दिया अपनों ने, ए सी डी ओनली, ठीक है। तो ये कितने लोगों ने सही किया था, जिनने सही किया था ये आंसर एकदम सही है, ए सी डी ओनली करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 - cot x cos x प्लस cos x। अब देखिए थोड़ी सी शक्ल खराब है इस क्वेश्चन की, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक पॉइंट जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाता है और वो ये होता है कि जब भी क्वेश्चन टेन और कोट में आए, भाई हम लोग क्या होते हैं ज्यादातर फेमिलियर होते हैं साइन कोस के साथ, हम लोग किसके साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं, साइन और कोस के साथ ज्यादा फेमिलियर होते हैं। जब भी ऐसे कोट वाले क्वेश्चन आए तो उसे साइन और कोस में चेंज कर लो। देखो बेटा 1 - कोट, तो कोट को कोस बाई साइन लिख सकते हैं, और कोसेक को 1/sin प्लस कोस ऐसा के साथ, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो साइन माइनस कोस बाई साइन आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस कोस साइन बाई साइन, है ना। तो ये वाले साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, जो कैंसल हो गया उसे मैं हटा ही दे रहा हूँ। ये इतनी सी कहानी बची अपने पास, साइन माइनस कोस और उसके आगे में साइन लगा देता हूँ इंटीग्रेशन का। क्या समझ में आया आपको, मैंने इसे इजी करा। और इसकी जो लिमिट है बेटा वो 0 से π/2। अब एक और मजेदार क्वेश्चन है कि जब साइन कोस वाला क्वेश्चन आए तो एक प्रॉपर्टी होती है अपनी, ठीक है, जैसे कि f(x) से कोई फंक्शन उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, जो वहाँ वाली लिमिट है π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, ये लिमिट लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से लिख सकते हैं। तो ये अपना फंक्शन हो गया एक तो, ठीक है, इसे आई लिख देता हूँ मैं। अब इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 0 से π/2। देखो एक को मैं डिटेल में लिख के बता देता हूँ, इसे लिखेंगे अपन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, ठीक है। जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कोस थीटा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली चेंज करके यही लिख रहा हूँ, तो साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा साइन, ठीक है। ऐसे 1 प्लस कोस का साइन, साइन का क्या हो जाएगा कोस, और जो अपना ऊपर वाला फंक्शन था वो क्या था, साइन माइनस कोस और 1 प्लस साइन कोस, ठीक है, ये कोस साइन। ये दो फंक्शन हो गए बेटा, कितने फंक्शन हो गए, दोनों को जोड़ते तो 2i हो जाएगा, इधर 0 से π/2 हो जाएगा। अब ये साइन माइनस कोस प्लस कोस माइनस साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन कोस, कोस से कोस गया, साइन से साइन गया, मतलब 0 आ गया। तो 2i की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 0। अब तुम 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 0, है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 0। आया समझ में, ये एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन था, क्लियर हो गया सभी को, तो एकदम जबरदस्त मजेदार क्वेश्चन था, उम्मीद है सब लोगों को पल्ले पड़ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है x इक्वल टू ये, और ये लिस्ट मैच करने का बोल रहा है। तो सबसे पहले इन तीनों को देखिए जरा, 3 2 5 और ये कितना हो रहा है 6k, और हमें पता है कि इन सबका जो समीशन होता है सिग्मा एक्स की वैल्यू तो 1 होती है, सबको ऐड करोगे तो 6k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/6। तो पहले ऑप्शन है k की वैल्यू 1/6। देखो जरा फोर्थ किस में आ रहा है क्या, तो पहले का फर्स्ट ये वाला रॉन्ग हो गया, या फोर्थ आ रहा है ये, हाँ तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। इतना एक ही चेक करने पर आंसर मैच हो गया, अगर नहीं होता तो फिर अपन आगे और चेक करते इसको, ठीक, आगे बढ़ते अपन। चलो हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ए वर्ग आव्यू फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट के अंदर, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 ये वाला सही है, और ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ये होता है, ये भी बात सही है, यानी कि ए और डी दोनों सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन में, ये आपका गलत है और ये भी गलत है। तो ए और डी यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो आंसर सही है। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर देखोगे तो आप कहोगे सर ऑर्डर है 3/3 का, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अंदर 1 1 दे रखा, मतलब आइडेंटिटी भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स है साथ साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 1 0 0 1 0 0 एग्जैक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका आंसर लगाएंगे बेटा ए बी डी, साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्ट देख के ही बन रहा है। तो ए बी और डी आंसर जिसमें वो सही होगा। हाँ ये दे रखा है पहला ऑप्शन ए बी डी ओनली। तो उम्मीद है ये आंसर तो आपने डायरेक्ट लगा दिया होगा, इजी, ठीक। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। एलपीपी का एक और क्वेश्चन, मतलब एलपीपी से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, और उम्मीद है एलपीपी के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत लोगों ने बनाए होंगे बढ़िया से। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट दे रखी है आपको, 1 2 और 3। अब तीनों में समझ लेते हैं कि कौन सी लाइन क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको अगर y को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो y 80 आ जाएगा बेटा, x को 0 रखेंगे तो y 80, मतलब ये वाली जो लाइन है, अलग अलग कलर से मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाली जो लाइन है आपकी, हाँ ये वाली लाइन रेड कलर की लाइन दिख रही, ये वाली जो लाइन है किसकी बेटा 4x + y, ये 80 की है, करेक्ट है। अब ये अपन देख लेते हैं इसका एरिया किधर जाएगा, फिजिबल रीजन अंदर होगा या बाहर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, दोनों जगह 0 0 रखता हूँ, तो ये 80, क्या 0 80 से बड़ा होता है क्या, नहीं सर ये तो गलत बात है। इसका मतलब फिजिबल रीजन इधर नहीं आएगा, इसका जो फिजिबल रीजन है ये बाहर साइड जाएगा, ठीक है, ये फिजिबल रीजन बाहर साइड जा रहा है। बना लिया आप लोगों ने। अब चलो अपन दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं अलग कलर के साथ। x + 5 = 115, x की वैल्यू 0 रखूंगा बेटा तो y की वैल्यू आ जाएगी 23 5 115, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखी तो ये वाली लाइन आ गई, हाँ, तो y की वैल्यू 23 आ जाएगी। तो ये वाली लाइन जा रही है, और ये वाली लाइन कौन सी है अपने पास, x + 5y, और ये है 115, ये वाली वैल्यू है, करेक्ट है हमारे पास। अब देखते हैं इसका फिजिबल रीजन अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो अगर इसमें मैं यहाँ पे 0 0 रखता हूँ तो 0 + 0 क्या 115 से बड़ा होता है क्या, आप कहोगे नहीं सर 115 से बड़ा नहीं होता, अगर 115 से बड़ा होता तो इधर आता है, नहीं इसका मतलब इसका जो फिजिबल रीजन है ऊपर जाएगा, ठीक है, तो इसका फिजिबल रीजन ऊपर जा रहा है। अब एक और बचा है, वो येलो कलर में ले लेते अपन, 3x + 2y। तो अब सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन बची है ये 3x + 2 वाली लाइन होगी, ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है ना आपको, कलर वाइज कलरफुल एकदम, ठीक है ये। तो अब इसको देखते हैं जरा, यहाँ पे अगर अपन 0 0 रखें, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा ये किसकी है, 3x + 2y = 150। अब 0 0 रखेंगे तो 0 + 0 150 छोटा होता है, सही बात है, यानी कि इसका जो फिजिबल रीजन है अंदर आएगा। अब ये देखो तीनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ठीक है, जो तीनों में जहाँ पे ब्लू कलर की भी लाइन हो रेड कलर की भी लाइन हो, केवल एकमात्र एरिया कॉमन आ रहा है, और वो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया कॉमन। तो ये वाला जो ये सी वाला एरिया है, यानी कि रीजन सी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बना के देख लेता, लाइन पकड़ में आ गई तो बस सीधा सा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई काटा पीटी नहीं करी, ये सारा कलरफुल आपको बताया है कि इस तरीके की चीजें समझिए आप बढ़िया से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। बोल रहा है एरिया, चलो भैया x की पावर 2 है, मतलब सिंपल सा हम सभी को पता है कि ये कर्व ऐसा जाएगा आपका, और ये लाइन y = 4, ठीक है, ये कर्व हो गया आपका 4x² = y, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 0 4, और ये वाली वैल्यू हो गई 0 0, मतलब अपन लिमिट ले लेंगे यहाँ पे 0 से 4।
अब y में लिमिट ली है, तो y में लिमिट ली है तो यहाँ बेटा dy आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x dy। चलो सोल्व कर लेते हैं। तो 0 से 4, अब x की वैल्यू निकाल लो भैया यहाँ पे। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y/4, x इक्वल टू हो जाएगा रूट y/4, तो x इक्वल टू 1/2 रूट y, यानी कि 1/2 तो मैं आगे ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट y का, ठीक है, रूट y dy। अब चलो देखते हैं जरा। अच्छा ध्यान रहे एक बात और, एरिया ये भी निकालना है और एरिया ये भी निकालना है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कराना होगा 2 से। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, पूरा एरिया निकलेगा ना, ठीक है। तो रूट y की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 आएगा, तो नीचे वाला 3/2 पलट के हो जाएगा 2/3, ठीक है। और इसकी लिमिट आ गई बेटा 4 से 0। तो ध्यान दे यहाँ पे 2 है ना, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, y की पावर 3/2, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 2/3 बेटा ऐसा कैसा, और y की जगह अपन 4 रख देंगे, 4 मतलब 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, ठीक है। -0 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ये हो गया 2/3 इंटू 8, यानी कि आंसर आ गया आपका 16/3, 8 2 16/3। ये रहा अपना फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होता है ना कि 8/3 और 16/3 में गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखें कि एरिया निकलेगा तो पूरा वाला एरिया निकलेगा, ठीक। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन पर। हाँ, देखो EX वाला क्वेश्चन आया, मैंने बताया था ना आपको क्लास में कि एक क्वेश्चन तो अपना पक्का है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, फिक्स। देखो सबसे पहले तो अपन इसे इजी कर लेते हैं। EX इससे लिखेंगे बेटा 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स है ना, प्लस 1/2 रूट एक्स, और ये dx, ठीक। ये 2 से 2 गया, ये रूट एक्स से गया, तो ये रूट एक्स बन गया, ये बन गया बेटा EX, और ये आ गया रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स dx। अब ये क्वेश्चन देखकर तो आपको मजा आ गया होगा एग्जाम में कि हाँ सर जी बढ़िया क्वेश्चन है, ये fx और ये आपका f'(x) है, तो आंसर आएगा EX fx रूट एक्स प्लस c। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम इजी वाला, ठीक है। चलो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से। तो अभी तक अपनों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन अपनों ने देखे हैं सब एक से एक और बढ़िया वाले क्वेश्चन है। चलो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद है ये भी आप लोगों ने लगाया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। बोल रहा है डिफाइंड बाय fx kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1, ठीक है। और cos x तब आता है जब x पाई से ग्रेटर हो, तो ये रखेंगे बेटा, ये हो जाएगा cos पाई, दोनों इक्वल होंगे, तो k पाई प्लस 1 और cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये इधर जाएगा तो k पाई प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो अब k की वैल्यू निकालनी थी, आ जाएगी बेटा -2/पाई। कॉन्टिन्यूटी का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये आंसर आया -2/पाई, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया -2/5। क्या ये समझ में आ गया बढ़िया से, सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, कॉन्टिन्यूस है तो। चलो आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है सिंपल सा। देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 3। अब 3 × 1 एंड 1 × 3 से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा बेटा 3/3 का। कितने का बनेगा 3/3 का। बोल रहा है PQ और उसका भी ट्रांसपोज लेना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते अपन। सबसे पहले 3/3 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, और ये जो मैट्रिक्स वो PQ होगा, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, हो जाएगा बेटा -2, ठीक है। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद 2 की बारी आई, दूसरा व्यक्ति जाएगा, तो 2 2 = 4 -8 2 1 = 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 = 2 -4 एंड 1 एज इट इज। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, PQ डेज, ये हो जाएगा बेटा -2 4 -1, तो -2 4 -1 ये वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाओ, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट है। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू आप लोग भर लेंगे, तो सिंपल सा इसका आंसर क्या आ गया अपना सेकंड ऑप्शन। तो ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने बढ़िया सा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 34 पर।
1 कोसेक्स 1 माइनस कोसेक्स 1 कोसेक्स। चलो ये बोल रहा है इसकी वैल्यूज निकालिए। देखो सबसे पहले तो हम इसे सिंपल बना लेते, तो एक काम करते R1 में एक ऑपरेशन लगा देते। क्या ऑपरेशन लगाते भैया? R1 प्लस R3, तो कुछ तो सिंपल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, मैट्रिक्स R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं हम बेटा, तो R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऊपर 1 है और -1 है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। कोस एक्स और माइनस कोस एक्स ये भी 0 हो जाएगा, और 1 and 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये माइनस कोस एक्स ऐसा कैसा, 1 भी ऐसा कैसा, कोस एक्स भी ऐसा कैसा, -1 ऐसा कैसा, माइनस कोस एक्स ऐसा, 1 ऐसा कैसा। सोल्व करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 ऐसा कैसा आ जाएगा, ये और ये गया, तो ये माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर आ गया, और माइनस 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 प्लस 1 आ गया, यानी कि 1 प्लस कोस स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका रिजेक्ट। ठीक है, 2 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये 2 1 प्लस कोस स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो रिजेक्ट है, यानी कि ए तो हो नहीं सकता। देखो इसमें ए दे रखा है मतलब ये रिजेक्ट हो गया, इसमें ए दे रखा मतलब ये रिजेक्ट हो गया, अरे वाह, इसमें ए दे रखा ये भी रिजेक्ट हो गया, मतलब आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर 4 सही है। अच्छा, अगर आप इसे और सोल्व करना चाहो तो 1 प्लस कोस स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 और 2 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए 3 में दे रखा है इन्होंने जानबूझ के, उन्हें पता था कि बच्चा अगर ये पकड़ लिया तो डायरेक्ट आंसर लगा देगा और आगे बढ़ जाएगा। ऐसे एग्जाम में थोड़ा सा हमें स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। ठीक, आगे बढ़े बेटा अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, फंक्शन दे रखा है sin x प्लस 1/2 cos 2x। ठीक है, एफ डेज एक्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले अपन एफ डेज एक्स से निकाल लेते हैं इसका, तो sin x का हो जाएगा बेटा cos x, और 1/2 ऐसा कैसा, और cos 2x का sin 2x माइनस का, और आगे आ जाएगा 2, तो 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा cos x माइनस का sin 2x। ठीक है, तो cos x माइनस का sin 2x, मतलब पहला ऑप्शन सही है, तो जिसमें भी आएगा ए तो आएगा ही आएगा, मतलब एक ऑप्शन तो मेरा रिजेक्ट हो गया। अब या तो मेरा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो π/2 दे रखा है, इसका मतलब ये वाला बी वाला भी सही है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट में ये वाली वैल्यू भी सही है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो अपना एफ डेज एक्स है, इसको बेटा अपन 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ पे cos x sin 2x को लिख सकते हैं, cos x sin 2x को लिख सकते हैं अपन 2 sin x cos x, करेक्ट है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर मैं cos x कॉमन निकालूं तो 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 रख दो, तो cos x को 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 90, यानी कि π/2, तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये मिल गया। अब 1 माइनस 2 sin x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू sin x, और 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी π/6। कितनी आ जाएगी बेटा? π/6। तो ये π/6 और π/2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, मतलब एक तो ये वाला भी सही है और एक ये वाला भी सही है। तो अब ए और बी यहाँ भी, ए और बी यहाँ भी, मतलब थोड़ा सा धोखा हो रहा है अपने साथ, ए और बी सब जगह, मतलब एक पॉइंट और चेक करना पड़ेगा। चलो तो अपन मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक क्रिटिकल पॉइंट π/6 आ गया, एक π/2 आ गया, और एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। तो चलिए π/6 पर अपन वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। तो अपना फंक्शन ये वाला है, यहाँ पे π/6 रखते हैं, ये हो जाएगा बेटा साइन, मार्कर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले वो फंक्शन में रखते जाओ, वहाँ पे कुछ वैल्यू बड़ी आ जाएगी, कुछ वैल्यू छोटी आ जाएगी। तो 0 π/2 π/6 से, तो अगर मैं π/6 रखता हूँ तो ये साइन π/6 हो जाएगा, प्लस 1/2 cos 2 इंटू π/6। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/2, 2 से π/3, cos π/3 की वैल्यू भी 1/2 होती है, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3/4। 3/4 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, यानी कि ये वाला भी सही है, तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो ए बी और डी, ये जो तीसरा पहला आंसर है ए बी डी वाला, ये निकाल सकते हैं आप। ठीक है, आगे भी चेक करना चाहे तो आप 0 और π/2 रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। हाँ जी, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर के क्वेश्चन पर अपन आ रहे हैं और यहाँ पे बात करते हैं अपन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोला द डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अपने को, डीसीएस निकालना है भैया, ऑफ द लाइन, उस लाइन की डीसीएस निकालने, विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियो 1 - 2 - 2 एंड 0 to 1। मतलब एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और वो लाइन ऐसे है कि बाकी दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन ये बना लेते, एक लाइन ये बना लेते हैं, ठीक है, और ये 1
-2 और -2 है इसके डायरेक्शन रेशियो, और इसके डायरेक्शन रेशियो कितना बेटा 0 to 1। अब इसके परपेंडिकुलर निकालनी है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो इन दोनों का चलिए क्रॉस करवा देते, तो आई जे के, ठीक है। ये नंबर है अपने पास 1 -2 करेक्ट है, और ये नंबर है 0 to 1। क्रॉस करवाएंगे तो वो लाइन मिल जाएगी अपने को। तो ये आई के साथ ये जो नंबर आएगा तो हो जाएगा बेटा -2 प्लस का 4, 2 to -4 -4, ये आ जाएगा माइनस का जे के, और ये छोड़ दिया तो 1 1 1, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का के, और ये गया तो 2 1 2, वही 0 हो गया। तो 4 -2 ये आ गया 2i के माइनस जे के प्लस 2k। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो आप आंसर नहीं निकालोगे उससे पहले ही पता चल जाएगा, पहला आंसर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, फिर भी मैं आपको फाइनल आंसर निकाल के बता देता हूँ। ये आंसर आया 2 -1 2, और इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो 2 का स्क्वायर होता है 4 + 1 + 4, तो 9 का आ जाएगा बेटा 3, तो 2/3 -1/3 एंड 2/3। तो ये अपना पहला ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया सभी। 36 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार फिर से इन्होंने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने। यहाँ पे बोल रहा है कि x = 0 रखने पर 0.1 आता है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे कहानी बना लेते पूरा, ये x ना, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बना लेते हैं। तो 0 है ना, 1 2 3 और 4 तक जाएगा। तो बोलता है कि जब 0 रखते हैं तो ये आता है भैया 0.1 आता है। x = 1 या x = 2 रखते हैं तो कितना आता है, cx आता है, cx। अब देखो cx मतलब क्या, c × 1 तो c आएगा, c × 2 मतलब 2c आएगा। 3 या 4 रखते हैं तो c 5 - x आता है। अब यहाँ पे 3 रखूंगा तो 5 - 3 2, तो आ जाएगा बेटा 2c। 4 रखेंगे तो 5 - 4 1, तो आ जाएगा c। ठीक है, ये सारी वैल्यूज होगी। अब सभी लोग जानते हो इन सबकी वैल्यू का जो सम है वो 1 होता है। तो 2 2 4 5 और 1 6, 6c + 0.1 = 1, तो 6c = आ जाएगा 1 - 0.1 यानी कि 0.9। बेटा c की वैल्यू आ जाएगी 9/6 और 0 लगा देते हैं यानी कि 3/20। तो c की वैल्यू आ गई 3/20। अब पॉइंट में निकालना है तो दोनों तरफ अपन 100 100 कर देते हैं, तो 20 से गया 5 बार, 5 3 15/100 यानी कि 0.15। तो सिंपल सा c की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 0.15। c की वैल्यू कितनी आ गई 0.15, यानी कि पहले का चौथा ऑप्शन। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, पहले का चौथा ऑप्शन एकदम सही आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर डुपर। हाँ, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा देखने में हार्ड है, स्मार्ट तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, sin y, इसको यहाँ पे dy/dx से निकालना है। देखो दो बातें होती है अपने पास, या तो हम लोग dy/dx निकाल लें या फिर अपन dx/dy निकाल लें। आसान क्या पड़ेगा वो समझते हैं। अगर x को छोड़ दूं और ये सारा इधर ले आऊं मैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी sin y / sin a + y। हमें दोनों साइड से पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग हर बार dy/dx ही निकालें, हम लोग तो dx/dy भी निकाल सकते हैं ना। तो अगर अपन dx/dy कर दे इसको, यानी कि y के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट करें, तो ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है, ये मतलब u/v वाला है। तो u/v में क्या होता है, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin y का क्या हो जाएगा बेटा cos y, और ये sin a + y ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, माइनस लग जाता है, फिर ये sin y ऐसा कैसा रहता है, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin a + y का क्या हो जाएगा बेटा cos a + y, और y का कितना आ जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर a + y। करेक्ट है। अब देखो जरा ध्यान से, अब कहानी ये कि ये बन गया sin a cos b + cos a - cos a sin b। sin a cos b - cos a sin b वाला फार्मूला लग गया ऊपर, sin a cos b यानी कि dx/dy जो है, देखो sin a cos b cos a sin b,
तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए मतलब क्या बेटा ए प्लस वाई, बी कितना वाई, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई चला गया तो dx बाय dy आ गया आपका साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, है ना। लेकिन आपको तो पूछा है dy बाई dx, फिर क्या करेंगे आप लोग, dy बाई dx पूछा है तो ये ऊपर कर दो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं किसी ऑप्शन मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन में मैच हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है। अगर हम लोग y के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो बस आप ये अच्छे से समझिएगा कि हर बार जरूरी नहीं कि आप dy बाई dx से ही करें, आप लोग dx बाई dy भी कर सकते हैं, बस आंसर अपना जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर बहुत इजी तरीके से और जल्दी आ गया। हाँ जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जरा। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vectors, the unit vector perpendicular to the each of vector, मतलब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बनाना है। तो भैया दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे, पहले तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बनाने पड़ेंगे और एक वेक्टर a माइनस वेक्टर b बनेगा। तो चलो देखते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या कहता है। वेक्टर a प्लस वेक्टर b यानी कि ये वाला वेक्टर b है और ये वाला वेक्टर, तो देखो ये सब इसके कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, 1 1 1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 1 2 3। तो जोड़ेंगे तो एक और एक हो जाएगा 2, 2 और एक हो जाएगा 3, 3 और एक हो जाएगा 4, तो 2 3 4 आ गया। मैं नंबर ही लिख रहा हूँ बेटा सीधे सीधे। वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो -2, ठीक है। वेक्टर a माइनस b, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो -2, ठीक है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब ये वेक्टर तो बन गया वेक्टर a प्लस बी और ये बन गया वेक्टर a माइनस बी। बोल रहा है यूनिट वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के मतलब ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है, और इनके परपेंडिकुलर निकालना है तो इनका क्रॉस करवाना पड़ेगा अपने को। तो चलो इनका क्रॉस करवा देते हैं हम लोग। तो क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ बन जाएगा आई जे और के, करेक्ट, आई जे और के। और ये नंबर है बेटा अपने पास 2 3 4 एंड 0 -1 -2, ठीक। चलो आई के बारे में बात करते हैं। आई के बारे में बात करेंगे तो ये वाला नंबर छोड़ दिया तो 3 2 -6 और ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस जे, ठीक है। इसको और इसको छोड़ देते हैं तो -4 आगे तो गया, प्लस के ले लेते हैं क्योंकि 0 की वजह से, इसको और इसको छोड़ देते हैं तो -2 और आगे गया तो -6 + 4 ये हो गया बेटा माइनस का 2i के, ठीक है, प्लस का 4j के एंड माइनस का 2k के। ये तो बन गया अपना वो यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है, ये वेक्टर बन गया। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो सिंपल सा देखिए जिस भी ऑप्शन में माइनस प्लस माइनस आंसर होगा वो सही होगा। तो ये तो गया भैया, माइनस प्लस माइनस इसके चांस से, माइनस प्लस माइनस इसके चांस से, ये भी गया, ये दो ऑप्शन तो गए। अब एक पे तुक्का लगा दूं, ठीक है। अच्छा बीच वाला नंबर डबल होगा, ये भी समझो आप, कितना प्यारा है 2 4 2, बीच वाला नंबर डबल होगा तो ये वाला आंसर आपका सही है एकदम। अच्छा मैं आपको मैग्नीट्यूड निकाल के भी बताता हूँ। तो 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 16 4 20 और 4 24, 24 यानी कि 4 6 24, 2√6, तो डिवाइडेड बाई सबके 6 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो अपना एकदम सही है। समझ में आ गया? तो इसे स्मार्ट तरीके से काम करिए। हाँ एक और बढ़िया क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि एक शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझो। ये अपना वेक्टर ए है और ये वेक्टर अपना बी है, ठीक है, और ये पैरेलल वेक्टर है और ये भी पैरेलल वेक्टर। अगर 2 कॉमन ले लें तो 2i प्लस 3j प्लस 6k बनेगा यहाँ पे 2 म्यू करके। तो ये तो पैरेलल वेक्टर है 2 3 6 2 3 6। तो जब पैरेलल वेक्टर होता है तब डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये होता है। तो चलो पहले वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1, चलो 3 में से 1 गया तो ये आया 2, 2i के बन गया। -2 में से गया माइनस का 2, तो -2 + 2 हो ये तो हो गया भैया 0j के,
करेक्ट है। उसके बाद एक में से गया 3, तो ये माइनस का 2 के, ये नंबर बन गया इसका। अब आपका जो वेक्टर बी है वो है आपका 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। सिंपल सा इसका क्रॉस करवाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो भैया क्रॉस करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा i j k, ठीक है बेटा, i j k बन रहा है। और यहाँ नंबर कितना है 2 0 -2, 2 0 -2, और ये नंबर है 2 3 6। तो देखते हैं अपन i के साथ सोल्व करेंगे, तो इसको और इसको छोड़ दो, तो ये तो हो गया आपका 0 और ये हो गया प्लस का 6, ये 6i के बन गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस j के, और ये नंबर बनेगा, इसको और इसको छोड़ दिया तो 6 2 12, माइनस का 4 और प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का के, इसको और इसको छोड़ दिया तो 3 2 6, ठीक है। तो ये बन गया बेटा 6i के, 12 और 4 माइनस का 16j के, है ना, प्लस का 6k के, करेक्ट है। तो ये आ गया a2 माइनस a1 क्रॉस b, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, इसकी वैल्यू। अब डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड b करना है, तो जो b है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का 9, 6 का 36, तो 36 और 4 40 और 49 का ये आ जाएगा बेटा 7, तो इसके नीचे आ जाएगा अपना 7 आंसर, ठीक है। अब इसका अपना मैग्नीट्यूड निकाल लेते, तो 6 का हो जाएगा बेटा, ये नीचे तो 7 फिक्स है, 6 का हो जाएगा 36 प्लस 16 का 256 और 6 का हो जाएगा 36, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 328, रूट 328 डिवाइडेड बाय 7। ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही है। तो उम्मीद है आपको आंसर बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते अपन 40 नंबर के क्वेश्चन पर। बोल रहा है इस तरीके क्वेश्चन f(x = 2 tan इनवर्स ex माइनस पाई बाय 4। देखो ओड और इवन चेक करने के लिए क्या है, सिंपल सा है कि ये जो फंक्शन है आपका f(x) एक 2 tan इनवर्स e⁻x और पाई बाय 4 को मैं tan इनवर्स -1 लिख सकता हूँ। अब इनवर्स का फार्मूला लगा के यहाँ पे अगर आप f-x रखोगे तो बेटा ये जो ये ओड फंक्शन आ जाता है, क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये जो फंक्शन है कौन सा हो गया, ओड फंक्शन हो गया। अब इसका f' निकालते हैं अपन, तो f' निकालेंगे तो 2 ऐसा कैसा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस e⁻2x, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो e⁻2x हो जाएगा, और e⁻2x का, ठीक है, e⁻x का e⁻x हो जाएगा, और ये हमेशा ही 0 से बड़ा होता है ना। तो f' हमेशा ही ये जो e⁻x है 0 से हमेशा ही बड़ा होगा। इसका मतलब एक तो ये ओड है और ये हमेशा ही क्या हो रहा है, ग्रेटर है। ग्रेटर है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, थर्ड ऑप्शन सही है। तो ओड एंड इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्योंकि ये कंटिन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आप इसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती जाएगी, ठीक। आगे आ जाते हैं अपन 41 नंबर के क्वेश्चन पर। कोई बढ़िया क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी। तो पहले तो इसे dy बाई dx में बना ले, तो dy और dx नीचे ले जाते बेटा, ये हो जाएगा log x माइनस वाई, और उधर से x log नीचे आ जाएगा। तो मैं अलग अलग लिख ही देता हूँ, x log x बाय x log x, log x से log x कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx, अच्छा इसे इधर लिया है, तो प्लस y बाय x log x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय x। ठीक, अब सबसे पहली बात कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, तो ये पहली वाली बात तो सही है। होमोजीनियस है कि होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। होमोजीनियस नहीं मतलब ये सेकेंड वाला पॉइंट गया, तो ए वाला पॉइंट सही है, बी वाला सही नहीं है। तो बी में एक तो ये रिजेक्ट हो जाएगा अपना, बी में ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि अगर या तो अपना ए और सी ओनली सही होगा या ए और डी ओनली सही होगा। चलो इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बेटा e टू द पावर, ये आपका पूरा p रहा, y के साथ p रहा, ये हो जाएगा 1 बाय x log x dx।
अब अगर मैं कहूं कि log x को सर जी अपन t मान लेते हैं, तो 1/x dx क्या हो जाएगा अपना, dt हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा a की पावर 1/t dt। ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये log t आ जाएगा। ठीक है, इसे ही गया तो आंसर कितना आ गया आपका t, t माने कितना आ गया log x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक कहानी क्लियर है? चलो जल्दी से यहां तक बताओ। तो अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आ गया log x। अब जनरल इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग इसकी, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है भैया, अब जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि जनरल इक्वेशन कैसे बनती है। जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपने पास log x, और q है अपने पास 1/x, q 1/x है। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है अपना log x। इसको वापिस से इंटीग्रेट करना है, तो log x को अगर t मान लेते हैं, ये हो जाएगा y log x, ये t मानेंगे तो dt बन जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा t dt, और t को सोल्व करेंगे तो y log x, t का इंटीग्रेशन होता है t²/2, 2 इधर चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर बनेगा इसका 2, वो वाला 2 इधर आ जाएगा, तो 2y log x t² मतलब log x का स्क्वायर, और एक कांस्टेंट a जोड़ देते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, 2y log x प्लस a, ये c वाला ऑप्शन मिल रहा है अपने को, है ना। इसका मतलब ये पहले वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लगाएंगे ए एंड सी ओनली। ठीक है, ये जो 41 नंबर भी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ए एंड सी ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया था 42 वाला, देखो इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को घुमाया गया इन्होंने ताकि बच्चा गलती करे। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 कंटेन्स 4 वाइट। चलो बैग बना लेते हैं, ये बैग 1 है ना, इसमें व्हाइट बॉल कितनी है 4, और ब्लैक बॉल कितनी है 6, ये बैग 1 करेक्ट है। एंड बैग 2 कंटेन्स, ये अपना बैग 2 हो गया भैया, बैग 2 कंटेन्स वाइट 5 वाइट बॉल एंड ब्लैक बॉल भी कितनी अपने पास 5, ये अपना सेकंड बैग हो गया करेक्ट है। आगे बोलता है अ डाई इज रोल्ड, चलो भैया बढ़िया बात है, एक पासे को फेंका गया। इफ इट शोज अ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, एक तो 3 होता है और एक 6 होता है, दो नंबर कितने में से 6 में से, यानी कि जीतने के चांस है अपने पास 1/3, जीतने के चांस कितने 1/3। ठीक है, बोलता है इफ इट शोज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, मतलब अगर 1/3 आया तो बैग 1 से बॉल निकालेंगे, एल्स अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, अगर 1/3 का डिविजिबल नहीं आया तो अपन बॉल दूसरे बैग से निकालेंगे। बढ़िया, कितना है बच्चे खेलते हैं ना गेम ऐसे। चलो भैया पासे को ऐसे उछाला, 3 या 6 आया तो हम इसमें से बॉल निकालेंगे, नहीं आया तो इसमें से निकालेंगे, है ना। तो उस टाइम पे अपन जो गेम खेलते हैं हमें पता ही नहीं होता है कि ये एक्चुअल में बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े होते हैं तो समझ में आ जाता है। चलो भैया देखते हैं, तो अगर 3 का डिविजिबल आया तो उसके चांस कितने बेटा 1/3, तो फिर मैं बॉल इसमें से निकालूंगा। और आगे बोलता है इफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक 2, इफ द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, वो ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, अच्छा देखो नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक मतलब वो व्हाइट होगी, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10। अब दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो 3 का डिविजिबल नहीं आया फिर अपन दूसरे बैग में से निकालेंगे, तो 3 का डिविजिबल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3, और इसमें से निकालेंगे तो 5 कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, व्हाइट 5 है ना आउट ऑफ 10। अब बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो ये बताइए कि ये जो बॉल निकाली ये व्हाइट कलर की जो आई ये बैग 2 से नहीं है, बैग 2 से नहीं है मतलब बैग 1 से, मतलब ये बैग 1 की कहानी ऊपर रख दो, तो 4/30 में ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अब चलो देखते हैं जरा आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। पूरी कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। ये हो गया 4/30, और ये हो गया बेटा 4/30 प्लस ये हो गया अपने पास 10/30 करेक्ट है। ये आ जाएगा 4/30 एंड ये हो जाएगा 10 + 4 14/30,
30, 30 से 30 गया बेटा, तो 4/14 इट मीन्स 2/7। थर्ड ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म बेस थ्योरम का। लेकिन इन्होंने क्या करा, घुमा के नोट डाला इसमें। आगे बढ़ते अपन 44 पर, 43 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखिए ये कार्टेशियन फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की और ये पैरेलल लाइन की रेशियो है। तो पहले इसको सीधा कर लेते, x माइनस 3/2। देख बेटा यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 2/-3 हो जाएगा और ये हो जाएगा z प्लस 4/-1। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो है 2 - 3 - 1 है, तो 2 - 3 - 1 ये वाला सही है। ठीक है, अच्छा इसने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डायरेक्शन रेशियो, कैन नॉट बी। अच्छा ये तो डायरेक्शन रेशियो है, अगर अपन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 3 1 ये भी डायरेक्शन रेशियो है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 -9 -3 ये भी डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब ये वाला डायरेक्शन रेशियो नहीं है, तो अपन आंसर कौन सा मार्क करेंगे इसमें, 3 वाला। बाकी तो सब तो डायरेक्शन रेशियो हो रहे हैं, तो ये वाला आंसर अपन मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो 44 क्वेश्चन पर आ जाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 की लाइन कैसे जाएगी, x अगर 0 रखता हूं तो y 10 हो जाएगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पे कहानी बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y 10 आ जाएगा बेटा, ये 0 तो y 10 आ गया अपना, और y 0 रखते हैं तो x 10 आ जाएगा, यानी कि ये वाला नंबर मिलेगा 10 0। ठीक है, तो ये लाइन बन गई अपनी, ये लाइन कौन सी बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसका फिजिबल रीजन भी देख लेते किधर जाएगा, तो 0 0 रखेंगे तो 0 + 0। ठीक है, क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, इसका मतलब इसका फिजिबल रीजन जो है वो इधर जाएगा। ये अपने को समझ में आ गया। अगर ये बात सही निकल जाती तो फिजिबल रीजन अंदर होता। अब अगला 2x + 2y = 25। इट मीन सिंपल सा ये बता रहा है कि x + y इज लेस देन टू 12.5। अब x इक्वल टू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y बेटा मेरा 12.5 आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, x 0 रखता हूँ तो y मेरा 12.5 आएगा, और अगर y 0 रखूंगा तो x 12.5 आएगा, तो 12.5 और ये 0, तो यानी कि ये लाइन ऐसे जाएगी। अब इसका फिजिबल रीजन चेक कर लेते हैं। अगर मैं ये 0 और 0 रखता हूँ तो 12.5, ये वाली बात तो सही है, 0 हमारा छोटा है, इसका मतलब इसका एरिया इधर जाएगा, तो इन दोनों का कॉमन एरिया तो ये हो गया भैया। ये देखो जरा ध्यान से, तो कौन सा डायग्राम जा रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो फिजिबल रीजन के कितने आसान क्वेश्चन दिए थे, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, शानदार से, ऐसे देखते बन जाते फटाफट। हाँ भैया आगे आ जाओ। लेट आर बी द रिलेशन ओवर द सेट ए ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऑल स्ट्रेट लाइंस का इन अ प्लान सच दैट L1, ये बोल रहा है कि L1 रिलेटेड टू L2, और कंडीशन ये है कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो भाई L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो L2 इज पैरेलल टू L3 होगी, और ये सारे पैरेलल टू L1 होगी, तो कहानी चलती जाएगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो जब तीनों रिलेशन हो तो हम लोग आंसर क्या लगा देंगे, एन इक्विवेलेंस रिलेशन लगा देंगे। इसमें क्या आंसर लगा देंगे, इसमें अपन एन इक्विवेलेंस रिलेशन लगा देंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की 46 पर। एक अधिवर्ष में 53 मंगलवार नहीं होने की प्रायिकता। अधिवर्ष मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा लीप ईयर। तो सबसे पहली बात समझिए ध्यान से, जो लीप ईयर होता है ना, जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। 366 डेज मतलब 52 वीक्स होते हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो देखो जो 52 वीक हैं उसमें कंपलसरी ट्यूसडे तो आया ही आया होगा। इसने बोला कि नॉट गेटिंग 53 ट्यूसडे, तो अपन पहले क्या करते हैं, 53 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसमें से 1 में से वो माइनस कर देंगे तो नहीं आने प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो 52 ट्यूसडे तो आए ही आए हैं। अभी जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं इसके पेयर क्या क्या हो सकते हैं समझो। ये 2 एक्स्ट्रा डेज हैं, है ना, ये 2 एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे, ये मंडे ट्यूसडे होंगे, ये ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, वेडनेसडे थर्सडे होंगे, थर्सडे फ्राइडे होंगे, फ्राइडे सैटरडे होंगे, सैटरडे संडे होंगे, और संडे मंडे होंगे। कितने पेयर हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज है भाई टोटल 366 दिन होते हैं, जिसमें से क्या होगा कि 52 टाइम्स तो ट्यूसडे आएगा ही आएगा। वो अगले जो 2 दिन बच रहे हैं वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं,
ट्यूसडे वेडनेसडे ये हो सकते हैं, मतलब टोटल 7 है, यानी कि यहाँ जो टोटल सैंपल स्पेस है वो बेटा कितना है 7 है। ठीक है, इसमें से हमारे फेवर में ट्यूसडे एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, मतलब हमारे फेवर में कितने 2, अगर ये 2 आए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ट्यूसडे टोटल 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 2/7, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो गए, तो तय है। प्रोबेबिलिटी वहां काउंट की जाती है जहां पे संभावना हो, ये तो पहले से हो चुका है। तो ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं आना, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 2/7, इट मींस 5/7। एक इसी ऑप्शन में, यस यस यस, ये फोर्थ ऑप्शन एकदम सही। ठीक है, तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन था ये, लीप ईयर वाला क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन के बीच का कोण बताइए। ठीक है, 2 लाइनें दे रखी है और दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो सिंपल सा है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और इनके बीच में cos थीटा। तो आपको पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 - 1, ये 1 का मल्टीप्लाई किया था, और माइनस माइनस प्लस का 4 2 8। ठीक है, इसका करेंगे तो 1 + 1 + 4। ठीक, और चलो भैया इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो √3 - 1 का स्क्वायर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 + 1 - 2√3। ठीक है, -√3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2√3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16। 2√3 से 2√3 गया, ये हो जाएगा √3 से √3 गया, 8 में से 2 गया तो ऊपर आ जाएगा 6, 4 1 5 और 1 6, √6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 16, 16 4 20 और 4 24। देखो √24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 6 24, 2√6 लिख सकते हैं। √6 से 6 गया, तो cos थीटा आ गया बेटा 1/2। ठीक है, cos थीटा 1/2, cos 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री मतलब π/3, तो cos π/3, तो आंसर आ गया अपना π/3। ठीक, एकदम सही आंसर है, खत्म। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बस डाटा दिया था ताकि बच्चा टाइम खराब कर जाए इसमें। चलो 48 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। क्या होता है भैया, वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर b का स्क्वायर इक्वल टू 27, और वेक्टर a जो है वो ट्वाइस ऑफ वेक्टर b दे रखा है, तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 27। तो 4b में से b का स्क्वायर गया तो बेटा आ गया 3b का स्क्वायर इक्वल टू 27। 3 से 27 कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। तो वेक्टर b इक्वल टू √9 यानी कि आ जाएगा 3। ये रहा भैया, वेक्टर b पूछा था ना आपसे, तो 3 करेक्ट है। तो 48 वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा था, वेक्टर का पूछा गया, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये तो बना लिया होगा भैया आप लोगों ने। आगे आ जाते बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 49 वाला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर -x प्लस यहाँ पे दे रखा है 1 + 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे राइट साइड हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोट इनवर्स को बना लेते हैं हम लोग tan इनवर्स, है ना। तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो हो जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा। और एक काम करते हैं 3 टू द पावर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये ले लेते हैं अपन 2, ये 1/3 टू द पावर x प्लस 1 कर लेते हैं, और ये आ जाएगा 3 टू द पावर x प्लस 1/3। ठीक है, 3 टू द पावर x को अपन t रख देते हैं, तो ये ऊपर जाके एलसीएम हो जाएगा 2t अपॉन ये हो जाएगा 1 + t, एलसीएम लेंगे तो, और ये हो जाएगा t + 1/3। सोल्व करेंगे तो 3 2 = 6t और t + 1 का होल स्क्वायर यानी कि t² + 1 + 2t हो जाएगा। ठीक है बेटा,
सोल्व कर लेते थोड़ा सा और इसे। तो टी स्क्वायर ये इधर जाएगा तो माइनस का 6t प्लस का 2t मतलब माइनस का 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकलेगी। तो देख लेते हो ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है देयर आर टू रियल पॉजिटिव वैल्यूज x सेटिस्फाई। जो थर्ड ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पावर 2 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस पेपर का। देखो ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की कहानी समझते हैं क्या है। इसने बोला कि इफ ए बी एंड सी आर थ्री सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो जब सिंगुलर मैट्रिक्स आता है ना तो आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स की कहानी ये होती है कि जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना होता है बेटा 0 होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है मतलब इसको सोल्व करके देख लेते। डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं कि हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना 12, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो फटाफट a की वैल्यू आ गई। चलो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये और ये हो जाएगा तो 3 2 6b इक्वल टू 5a और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 6। तो 6b इक्वल टू 5 इंटू 6, 6 से 6 गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो आपके पास a की वैल्यू भी है, आपके पास b की वैल्यू भी है। अब आप c की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो देखते हैं यहाँ पे इसकी कहानी बनती है। तो a प्लस बी प्लस सी के साथ c हो जाएगा और a प्लस सी के साथ हो जाएगा c प्लस 1। ठीक है, c की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a की वैल्यू आपके पास 6 और b की वैल्यू 5, तो 6 प्लस 5 11 प्लस c इंटू सी। a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 प्लस c इंटू सी प्लस 1। चलो उधर तो मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। तो 11c ये हो जाएगा 11c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6c, 6 को ले लेते 6c प्लस सी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया बेटा 11, 6 और एक 7c, ये गया तो 4c बचा बराबर 6। तो c बराबर आ गया 3/2, मतलब c की वैल्यू भी आ गई। अब आपसे पूछा क्या उसने, हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि abc की वैल्यू बताइए। क्या पूछ रहा है आपसे, देन वैल्यू ऑफ abc। तो abc चलो चेक कर लेते। तो a की वैल्यू है abc निकालना है आपको, है ना। तो a की वैल्यू कितनी अपने पास 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। 2 से कितने टाइम गया 3, 5 3 15 3 45 45 है किसी ऑप्शन में। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 3 45। ठीक, चलो तो भैया ये अपना पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को बढ़िया से देखिएगा। मैंने यहाँ पे केवल आंसर बताने मात्र के लिए वीडियो नहीं, यहाँ पे लाइव आए हैं हम लोग। बस बच्चे इस सॉल्यूशन को समझे बढ़िया से कि एग्जैक्टली पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन थे, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की होनी चाहिए कि हम किस तरीके से उन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पेपर का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।